नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इंदौर में परफॉर्मेंस के दौरान एक रिटायर्ड फौजी को हार्ट अटैक आ गया। दरअसल जिले के युवाओं को योग से जोड़ने के उद्देश्य से योग शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान रिटायर्ड फौजी बलविंदर सिंह छाबड़ा हाथों में तिरंगा लेकर मां तुझे सलाम गाने पर परफॉर्मेंस कर रहे थे। डांस करते करते वो अचानक लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। शिविर में मौजूद लोगों को लगा कि यह परफॉर्मेंस का हिस्सा है और वो तालियां बजाने लगे। कुछ देर बाद जब एक शख्स ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिटायर्ड फौजी को मृत घोषित कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है और यह वीडियो अब हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये वीडियो देखिए, जहां ये रिटायर्ड फौजी हैं, नाम है बलविंदर सिंह छाबड़ा। देशभक्ति गीत बज रहे हैं, जोश से ओतप्रोत हैं। यह एक योग शिविर है। गर्मी में लोग पहुंचे हुए हैं योग शिविर में और तिरंगा हाथ में लेकर बलविंदर सिंह छाबड़ा डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अचानक उन्हें घबराहट होती है, वो स्टेज पर आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद गर्मी हो रखी है और उसके बाद वो लड़खड़ाकर वहां गिर जाते हैं और इससे आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर असित खन्ना साहब, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर असित, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, एक वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को इस वक्त। इंदौर का यह वीडियो है। एक रिटायर्ड फौजी हैं बलविंदर सिंह छाबड़ा, हाथ में तिरंगा लेकर परफॉर्म कर रहे हैं। योग शिविर में लोगों को देशभक्ति गाने पर परफॉर्म कर कर दिखा रहे हैं। अचानक थोड़ा असहज होते हैं, स्टेज पर आते हैं और फिर वो वहीं गिर जाते हैं। हॉस्पिटल जब उन्हें ले जाया जाता है तो वहां उनका निधन हो जाता है। मैं आप सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या मौजूदा वक्त में पड़ रही गर्मी, हाई टेम्परेचर और उसमें डांस जैसी हाई एनर्जेटिक एक्टिविटी, ये सब चीजें वजह आपको लगती हैं या कुछ और भी आप देखते हैं इसमें? जी देखिए, गर्मी तो एक फैक्टर है ही जैसे आपने कहा। दूसरा है हाई एनर्जी डांस, वो भी फैक्टर है। पर तीसरा जो दिवंगत छाबड़ा जी के श्रद्धांजलि देते हुए मैं बताना चाहूंगा इज दैट जो अनकस्टम्ड हो चुके हैं अपनी एक्सरसाइज से, वो सडनली वही एक्सरसाइज ना करें जिसकी उनको पहले आदत थी और उन्हें लगता है कि अब मैं बखूबी कर जाऊंगा। जैसे हम्म। छाबड़ा साहब रिटायर हो चुके हैं, अब शायद एक्सरसाइज की उतनी आदत नहीं रही और फिजिकल एक्सर्शन वगैरह होता नहीं। हम्म। बट जोश और खरोश में उन्होंने ये एक्सरसाइज कर बैठे और अपनी जान गंवा बैठे। मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ, बट ये कॉशन करना चाहता हूँ कि अलोंग विद दी गर्मी एंड द एक्साइटमेंट एंड एनर्जेटिक डांस, आपको अपना एक्सरसाइज की टोनिंग कैपेसिटी, मसल की कंडीशनिंग, हार्ट की कंडीशनिंग को देखना बहुत जरूरी है। जी। डॉक्टर असित, अब मैं वो सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद देश के करोड़ों लोगों के मन में होगा, और वो ये कि बीच में जो कोविशील्ड वाला फैक्टर चला, कोविड वैक्सीन वाला फैक्टर चला, आपको लगता है कि अब इन चीजों पर शायद खुलकर बात करनी पड़ेगी? वो एक फैक्टर आपको इसमें समझ में आता है या वो एक प्लस फैक्टर है इन तमाम चीजों के साथ इस पूरे केस में? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमें इस मैटर को सेटल कर देना चाहिए कि ये ठीक लगी कि नहीं लगी, और समय पे लगी नहीं लगी, और इसने फायदा किया नहीं किया। देखिए, ठीक लगी, समय पे लगी और इसने करोड़ों करोड़ों जानें बचाई, इसलिए भी बिकॉज उस समय और कोई औचित्य और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। हम्म। उस टाइम स्पीड की जरूरत थी और शोध करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, फेज 4 ट्रायल्स करने का, और जो सब बहाने लगा जाते थे कि इसको मार्केट में जल्दी उतारा गया और स्पीड दिखाई गई, उस समय और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जी। और हैविंग सेड दैट, अब जब समय हमारे पास है, अब हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं। तो हमारे मेडिकल साइंस में जैसे नॉर्मल होता है कि हम ट्रायल्स करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अब इस पे नहीं हो सकते, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव डेटा देखते हैं कि पीछे हमने कितने करोड़ों को लगाया, उनमें से कौन कौन अभी जिंदा है, कौन हम्म। ठीक है, किसको क्या हुआ। और वो जो स्टडीज चल रही हैं उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स अवश्य निकल कर आ रहे हैं, जो कि लिस्टें बन रही हैं और डेटा आ रहा है हमारे सामने, जिससे कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स हम अब देख रहे हैं। उसका इसका ये कोई मतलब नहीं है कि उस समय वो नहीं लगनी चाहिए थी या उसमें जल्दीबाजी दिखाई गई। वो जल्दी पर्याप्त थी, अप्रोप्रिएट थी और बहुत जरूरी थी। अब आगे की अगर हम देखें, तो अगले आने वाले पैंडेमिक में या अगले ऐसी कोई आपदा में हम कितने वाइज हो गए एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपीरियंस से, वो हमें जरूर विवेक का इस्तेमाल करते हुए यूज करना चाहिए। जी। डॉक्टर असित, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त, डॉक्टर ऋचा जुड़ रही हैं मेट्रो हॉस्पिटल से।
और डॉक्टर असित तो हमारे साथ हैं ही। डॉक्टर ऋचा, मैं स्वागत करता हूं आपका। मेरा मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंदौर में एक तस्वीर सामने आई है मैम, उसमें एक रिटायर फौजी है, नाम है बलविंदर सिंह छाबड़ा। वो एक योग शिविर हाँ जी। में वहां के लोगों को ओतप्रोत करने के लिए, जोश दिलाने के लिए पहुंचे हुए थे। फौजी वर्दी में है, रिटायर्ड फौजी हाँ। है, और वहां तिरंगे के साथ परफॉर्म करते करते साइलेंट अटैक आया और उसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उनका उनका निधन हो गया। मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि एक आम व्यक्ति इतनी गर्मी में ये कैसे तय करे कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसे कहां तक एक्सरसाइज करनी है, जबकि इतना हाई टेम्परेचर है इस वक्त, इतना ह्यूमिड है मौसम, एज फैक्टर भी है। वो कैसे तय करे कि उसको कहां तक उसकी क्षमताएं हैं, वो कहां तक जाना है उसको? देखिए क्या होता है कि तेज गर्मी में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि ब्लड में पानी की कमी होती है, तो क्लॉट जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी। दूसरा, सडन टेम्परेचर से हमें बचना चाहिए। अगर हम 20 डिग्री में एसी में बैठे हुए हैं और तुरंत हम 45 डिग्री में बाहर चले जाए, तो ये सडन टेम्परेचर चेंज हमारी बॉडी झेल नहीं पाती है और उससे ब्लड क्लॉट बनने के और ब्लड क्लॉट मूव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि जो आपने मुझे सवाल पूछा कि क्षमताएं कैसे जाने, अगर कोई व्यक्ति पहले कभी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करता हो, हम्म। ठीक है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो उसको सडन एकदम से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जी। दूसरा कि ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से 1 किलोमीटर मान लो चलता है, तो गर्मी में, तेज गर्मी में और तेज सर्दी में हमेशा उसको एक्टिविटी थोड़ी सी कम करनी चाहिए। पहले मान लो कोई आदमी है जो घर में ही रहता है, ज्यादा काम नहीं करता है, और तुरंत से वो एकदम गर्मी में बाहर चला जाता है या ज्यादा एक्टिविटी करने का, तो ऑब्वियसली उसको कोई भी स्ट्रोक आने के या हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो पहले से ही ज्यादा काम करते हैं, फिजिकल एक्टिव पहले से करते हैं, जॉगिंग पहले से करते आए हैं, वो तब भी इस चीज को थोड़ा बहुत झेल सकते हैं, लेकिन उनको भी हाई टेम्परेचर चेंजेस से बचना चाहिए कि सडन, हिंदी टीवी लाइव चल रहा है, जी। हाई टेम्परेचर चेंजेस मैं डॉक्टर ऋचा बचना लौट रहा हूं चाहिए। आपके पास। डॉक्टर असित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर असित, वो कौन से 1 2 3 जरूरी टेस्ट हैं जो आपको लगता है कि इस उम्र के सभी लोगों को या अमूमन सभी लोगों को करा लेना चाहिए? जैसे खुद हम जितने एनडीटीवी में हम लोग हैं, अभी हाल ही में हमारा टीएमटी, इको और बाकी हमारे सारे टेस्ट हुए हैं। आम आदमी को फिलहाल आपको लगता है कि इस ऐसे मौकों पर जब हम बहुत सारे इस तरह के केसेस देख रहे हैं, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको करा लेना चाहिए, जिससे कम से कम कुछ चीजें बेसिक पता लग जाएं? राइट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अपना उदाहरण देखी तो और भी अच्छा किया। जी। कि देखिए, जनरली मेडिकल चेकअप्स में लोग ब्लड टेस्ट और ईसीजी और इको तक सीमित रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा सारा चेकअप हो चुका है। सी एक्सरसाइज टेस्टिंग या स्ट्रेस टेस्टिंग हार्ट के लिए एक बहुत यूनिक चीज है जो बाकी शरीर के अंगों के लिए नहीं बनी, ब्रेन के लिए नहीं है, पेट के लिए नहीं है, बट हार्ट के लिए एक स्ट्रेस टेस्टिंग अति आवश्यक होता है, ये जानने के लिए कि आपको ब्लॉकेज है कि नहीं, हम्म। जिसकी वजह से ही हार्ट अटैक्स और अरिथमियाज होते हैं। तो पहले कुछ टाइम तक ये था कि 50 साल की उम्र के ऊपर हम सबका टीएमटी इको के साथ किया करते थे। विद द हम्म। एडवांसमेंट ऑफ डिजीजेस अब हम 35 साल की उम्र के ऊपर इको के साथ साथ, ब्लड टेस्ट के साथ साथ ईएमटी भी करते हैं। हम्म। जो ट्रेडमिल नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता, उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डोबिटामिन स्ट्रेस इको होता है। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ पाई जाती है, देन आगे भी बढ़ना जरूरी होता है। टेस्ट के बाद एक और बहुत अच्छा खूबसूरत टेस्ट है जो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी। जी। उससे पहले सीटी कॉर्नरी कैल्शियम स्कोरिंग, आपकी आर्टरीज में कैल्शियम का जमावड़ा इज द बेस्ट प्रिडिक्टर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स। तो आप सीटी स्कैन करके भी हार्ट की आर्टरीज की सेहत के बारे में जान सकते हैं और जानना चाहिए। हम्म। डॉक्टर असित, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, बार बार जब मैं तस्वीर देख रहा हूं तो उस जज्बे को सलाम करने का मन करता है, जिसमें एक रिटायर फौजी, जिसमें हम मान कर चलते हैं कि उनकी एज 60 साल से ऊपर होगी, उनका जज्बा देखते ही बनता है। लेकिन साथ ही साथ हम आपकी जान की भी चिंता करते हैं, और इसीलिए आज 2 स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर ऋचा अग्रवाल हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेट्रो हॉस्पिटल से। डॉक्टर असित खन्ना साहब हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। डॉक्टर ऋचा, मेरा आपसे एक सवाल, क्या इस तरह की वीडियोस ज्यादा आजकल आने लगी हैं, मीडिया में दिखने लगी हैं, या केसेस वाकई बढ़ गए हैं? इसे ऑथेंटिकेट, जस्टिफाई आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग स्पेशलिस्ट हैं। आपके पास अचानक से पिछले 1 2 साल में आपको लगता है कि हार्ट पेशेंट्स ज्यादा आने लगे हैं, साइलेंट अटैक के मामले ज्यादा आने लगे हैं, या हमको ज्यादा दिख रहे हैं? और उसमें हैरानी की बात यह है कि जो यंग जनरेशन है उससे भी केसेस सामने आ रहे हैं।
नहीं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल था। एक्चुअली केसेस इतने नहीं बढ़े हैं, मामले ज्यादा सामने आने लग गए हैं। हम्म। हार्ट अटैक तो पहले भी बहुत होते थे, और पहले तो मोर्टेलिटी मतलब उससे अचानक मौत भी बहुत ज्यादा होती थी, केसेस ज्यादा होते, लेकिन आजकल इतना अच्छा बेटर ट्रीटमेंट हो गया है कि जो हार्ट अटैक से जो मौत होती है वो उसके मामले काफी कम हो गए। लेकिन ये मामले दिखने ज्यादा लग गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आजकल लोगों के पास हर जगह मोबाइल होते हैं, वो हम्म। वीडियोस बना सकते हैं, मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। और जो इनको सरदार जी को हुआ है वो इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इसके कई कॉजेज होते हैं, या तो उनको किसी टाइप का कोई अरिथमिया हुआ होगा, जैसे इसमें हार्ट की गति एकदम से बढ़ जाती है, या हार्ट की गति एकदम से कम हो जाती है, जिसको हम VT VF भी बोल सकते हैं, वो भी हो सकता है। सडन हार्ट अटैक हो सकता है, सडन स्ट्रोक हो सकता है, या फिर हमारी कार्डियोलॉजी में बहुत सारी टाइप की बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक हमको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोकार्डियोमायोपैथी। उसमें भी सडन कार्डियक डेथ के एपिसोड्स बहुत होते हैं। तो उनमें से कोई भी चीज हो सकती है। ऑब्वियसली मामले ज्यादा सामने आने लग गए हैं अब। जी। डॉक्टर असित, इस एक जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं उसके केवल दो ही लोग जवाब दे सकते हैं, या तो जिन्हें कभी कार्डियक अरेस्ट पड़ा और वो जीवित हैं, या फिर आप लोग जो स्पेशलिस्ट हैं। क्या वाकई एक सेकंड पहले तक भी नहीं पता लगता है कि दिक्कत आ रही है दिल में, या कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं 5-10 सेकंड पहले, 15-20 सेकंड पहले, और वहीं से हमको अलर्ट हो जाना जरूरी है और फौरन हमें मदद मांगनी चाहिए उस वक्त? होते हैं, एक सबसेट तो वो है जिसको क्रोनिक एंजाइना होता है। चलने पे, एक्सर्शन करने पे सीने में दर्द, भारीपन, पसीने आना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा, बेहोशी आना। उसको पता है कि उसको कुछ इश्यू है, बट कई लोग इसको गैस मान के और नजरअंदाज करके या किसी भी वजह से उसको इग्नोर करते हैं। दीज आर द पेशेंट्स जिनको पहले से पता होता है, और जब इनको अटैक पड़ता है तो इनको अंदेशा हो जाता है, हम्म। बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग दैट सिम्टम्स इनटू अ माइल्डर एक्सटेंट पहले से। उनको हल्का एंजाइना होता है, फिर वो अनस्टेबल एंजाइना होता है, फिर एमआई हो जाता है। ये एक सबसेट है जो कि बड़ा सबसेट है, जो मेजोरिटी केसेस में होता है कि अटैक होने से पहले कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलता है। हम्म। बट एक स्मॉल सबसेट है, जैसे हमारे छाबड़ा साहब का केस रहा, कि दे थिंक दे आर परफेक्टली फाइन, दे डो नॉट हैव एनी सिम्टम्स। वैसे डॉक्टर ऋचा भी कह रही है साइलेंट हार्ट अटैक या साइलेंट एमआई या साइलेंट या सडन कार्डियक डेथ। इसमें इवन 1 सेकेंड बिफोर द प्रॉब्लम यू डू नॉट नो कि आपको ऐसा कुछ होने वाला है, and you consider yourself apparently very healthy and ignore the warnings and ignore testing yourself, ऐसे केसेस में the chances of having an arrhythmic death, electrical problem are much higher than having a heart attack by blockage of the arteries। तो ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज में कुछ टाइम 10-20-30 सेकंड जो आप पूछ रहे हैं वो जरूर मिलता है। हम्म। बट BT BF होगा, जैसे आप देख रहे हैं बार बार रील्स रिप्ले हो रही है, कि हार्डली 10-20 सेकेंड्स में ही एक खड़ा जिंदा खुश दिल आदमी जमीन जद हो गया, तो वो साइलेंट हार्ट अटैक है। मेजॉरिटी ऑफ हार्ट पेशेंट्स विल नो कि पहले कुछ हो रहा है, बट अ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी विल नॉट नो दैट उनको कुछ होने वाला है, या 2 सेकंड पहले भी उनको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए हम डॉक्टर लोग आप लोग से विनती करते हैं और बार बार एनकरेज करते हैं कि कितना भी आप अपने आप को स्वस्थ समझे, हम्म। अपने आप का रूटीन एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर करें। जरूर। मेरे पास अभी बहुत से सवाल है डॉक्टर ऋचा। जिन सिम्टम्स का डॉक्टर असित अभी एक जिक्र कर रहे थे कि अब 10 से 20 सेकंड पहले जरूर कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, तो ये किस तरह के सिम्टम्स हैं, और किस तरह के सिम्टम्स को आदमी को देख के नहीं घबराना चाहिए, और किन सिम्टम्स को देख के आदमी को फौरन अलर्ट होने की जरूरत है? देखिए, डॉक्टर असित खन्ना सर ने बहुत अच्छी तरह बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, किन सिम्टम्स को देखकर नहीं घबराना चाहिए वो है कि अगर आपको पेन हो रहा है, छाती में दर्द भी है, लेकिन वो आपको बैठे रहने पे भी हो रहा है, चलने पे भी उतना ही हो रहा है, आप हाथ ऊपर मूव कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा हो रहा है, सांस लेने पे जो चेस्ट पेन है वो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो हार्ट का दर्द मोस्टली नहीं है। हम्म। हार्ट का दर्द ज्यादातर क्या होता है कि चलने पे, सीढ़ी चढ़ने पे, ज्यादा काम करने पे होता है, और बैठने पे काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। हम्म। दूसरा, हार्ट का दर्द ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे हो रहा है सेम गति से हार्ट का दर्द वही हो रहा है और बाकी और कोई सिम्टम आपको नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत और नहीं हो रही है। हम्म। और तेज सांस लेने पे अगर कोई दर्द होता है तो वो ज्यादातर हार्ट का दर्द नहीं होता। या फिर आप हाथ हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ हो रहा है, शोल्डर में हाथ हिलाने से दर्द हो रहा है, करवट लेने से दर्द हो रहा है, वो ज्यादातर हार्ट का दर्द नहीं होता है। जो जी। हार्ट का दर्द होता है ज्यादातर सेंट्रल रीजन में होता है। हालांकि हार्ट का दर्द दोनों हाथों में भी जा सकता है, पीठ में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये दर्द चलने पे, ज्यादा काम करने पे होता है, और बैठे रहने पे ठीक हो जाता है। इसको हम एंजाइनल पेन बोलते हैं। हम्म। दूसरा,
अगर आपको दर्द हो रहा है, साथ में आपको घबराहट हुई है, स्वेटिंग हो रही है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ये अगर कोई सिम्टम आपको आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं आपको, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ गया है ज्यादातर एक्सर्शन करते टाइम, तो ये जो सारे जी। सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर आपको बता सकते हैं कि आपकी कुछ ना कुछ ज्यादा गंभीर बीमारी है। दूसरा, दिल की गति एकदम से बहुत तेज हो जाना या दिल की गति कम हो जाना। हम्म। कभी आप ऑक्सीमीटर लगाकर चेक कर सकते हैं, मान लो आपकी हार्ट रेट 40s में आ रही है, उसी टाइम आपको चक्कर भी आ रहा है, तो तुरंत जाके अपने किसी भी आसपास के नर्सिंग होम में जाके एटलीस्ट आपको एक ईसीजी जरूर उस टाइम करवा लेना चाहिए और तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और कोविड के बाद से मुझे लगता है कि हर घर में वो ऑक्सीमीटर जरूर आ गया है। हालांकि आपके स्मार्ट वॉचेस में भी है, उस पर अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो हर घर में कम से कम ऑक्सीमीटर तो आ ही गया है। हर व्यक्ति ने उस वक्त खरीदा था O2 लेवल और बाकी चीजों के लिए। डॉक्टर असित, मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने जब ये वीडियो देखा तो इस वीडियो को देखकर मुझे एक बात समझ में और आ रही है कि कई सेकंड तक उस परफॉर्मेंस के बाद छाबड़ा साहब नीचे जमीन पर लेटे रहे। लोगों को लगता रहा कि ये पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, लोग तालियां बजाते रहे। और उसके बाद मुझे लगता है कि नजदीकी अस्पताल भी अगर गए होंगे तो 5 से 10 मिनट का वक्त लगा होगा। यदि कोई वहां जागरूक व्यक्ति उस शख्स को, छाबड़ा साहब को, अगर सीपीआर दे देता तो क्या चांसेस थे कि आज छाबड़ा साहब बैठे होते हमारे साथ, हम उनको देख रहे होते, बात कर रहे होते? इतना इम्पोर्टेंट सवाल और इतना खूबसूरती से आपने बयान किया है कि मैं बता नहीं सकता कि ये एकदम एक वाइटल पर्सन की जान चली गई। और इन टीचर्स में जो ऑडियंस जो बैठी थी, इसमें अवेयरनेस होती फर्स्ट थिंग, और सेकंड इनकी ट्रेनिंग होती। अवेयरनेस तो आपके माध्यम से मीडिया ना आजकल बहुत अच्छी अवेयरनेस हो रही है, बट ट्रेनिंग इज सिवियरली लैकिंग इन इंडिया। सीपीआर की ट्रेनिंग 99.9% इंडियंस को नहीं आती। अमेरिका में ये स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज में मैंडेटरी है that every child, every teenager, every adult should know CPR, should know cardiac resuscitation, should know how to apply a defibrillator। जो डिफिब्रिलेटर वेस्ट में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड, बस स्टेशन सब पे लगा है और बच्चों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो जीवन भर वो याद रखते हैं कि ऐसा जैसे ये छाबड़ा साहब गिरने लगे तो तुरंत उठ के उस डिफिब्रिलेटर पैड्स को चेस्ट पे रख के शॉक देना है, पल्स चेक करनी है, ब्रीदिंग चेक करना है, सर्कुलेशन जो ABC हम बोलते हैं उसको तुरंत चेक करना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। तो अगर ये होता तो आई वुड से दैट चावला साहब वुड हैव एटलीस्ट a 30% चांस ऑफ सर्वाइवल। In the best of countries, with the best of training, there is a 50% chance of survival, which is a huge number. And imagine that a healthy, apparently healthy person would have been sitting with us and talking about this thing and even further helping us in raising awareness about this thing. So ACLS, BCLS, CPR training and shock dene ki training, I would request our government to make it mandatory in all schools and colleges of India. डॉक्टर खन्ना, ये आपने जो बात कही है, मैं इस पर बस यही सोच रहा था कि स्कूलों में हिजाब, बुर्का, तिलक, गमछा, इनकी बजाय अगर फोकस हमारा इन चीज़ों पर होता कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, बच्चों को कैसे सिखाएं, तो वो अपने अपने घर में, पड़ोस में, कहीं भी वो किसी को भी किसी की जान बचा सकते थे। डॉक्टर ऋचा, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं जब आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था तो मुझे एक वीडियो याद आया। ये इंदौर के आसपास का ही वीडियो था, आपसे कुछ दिन पहले का। एक छात्र आराम से क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहा है अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ, सडन उसे अटैक आता है, वो बच्चा वहीं मर जाता है। वो वीडियो भी आपने देखी होगी। मैं अब तक जो वीडियो देख रहा था उसमें हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में उसमें होता यह है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, जैसे डांस चल रहा है, रेस हो रहा है, जिम हो रहा है, या अभी ये जैसे ये केस है, इसमें कार्डियक अरेस्ट आया। लेकिन उस बच्चे के केस में हमने देखा कि वो सिर्फ पढ़ रहा है। और आप ही ने जैसा कहा कि कई बार जब आप थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं तो दिल को भी आराम मिलता है। तो ऐसे केस में भी जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आप बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, सिर्फ आपका फोकस कहीं एक जगह पर है, उस वक्त भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है क्या? और ये कितना घातक है, इसमें कैसे पहचाने? अच्छा, देखिए, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं वो एक्सर्शन पे या ज्यादा काम करने पे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में बैठे रहने पे भी हो सकता है। वो जो बैठे रहने पे ज्यादातर होता है वो ज्यादातर अरिथमिक डेथ्स होती है, मतलब एकदम से आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, 200-250 से भी ज्यादा हो गई। उस केस में क्या होता है, हमारा हार्ट झिलमिल झिलमिल करने लगता है, अच्छे से बीट नहीं कर पाता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी एकदम उस टाइम के लिए एकदम कम हो जाती है। तो उस केस में एकदम से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, वो बैठे रहने पे भी हो सकती है। अच्छा, बच्चे के केस में क्या होता है, कुछ कंजेनाइटल अनामलीज भी होती है, मतलब जो
चीज बचपन से है लेकिन वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो वो जो चीज है वो डिसीज वो कभी भी किसी भी एज में मैनिफेस्ट हो सकता है। एकदम से VTVF हुआ, कोई अरिथमिया हुआ, सडन कार्डियक डेथ के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक्सर्शन पे या चलने पे ही होता है, बैठे रहने पे भी हो सकता है, लेकिन वो उन केसेस की संख्या थोड़ी कम होती है। अच्छा, उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए उस टाइम ऑब्वियसली अगर आपको पहले से कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी कार्डियक हिस्ट्री, तो हमको नहीं मालूम हो कि उस टाइम हमें क्या करें, लेकिन CPR, जैसे कि सिद्ध खन्ना सर ने बोला, CPR उस केस में बेस्ट है। उस टाइम CPR करें, ऑक्सीजन की अगर सुविधा हो आसपास तुरंत ऑक्सीजन लगाएं, नजदीकी जल्दी से जल्दी कोई हॉस्पिटल तक ले जाएं, ECG करवाएं। अगर डिफिब्रिलेशन आपके आसपास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आसपास किसी क्लिनिक में डिफिब्रिलेशन है, उसी टाइम ECG करके देखना पड़ेगा कि हार्ट की गति कम है या ज्यादा है। ज्यादा है तो उस टाइम डिफिब्रिलेशन करके उसी टाइम हार्ट को हम स्थिति उसकी मजबूत कर सकते हैं। बाकी इको करके हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में क्या चीज है। जी। डॉक्टर असित, जैसे डायबिटिक, कैंसर, इन केसेस में जेनेटिक भी असर पड़ता है, वो चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं। क्या कार्डियोलॉजी के टर्म में भी हार्ट अटैक से संबंधित इस बारे में कुछ है कि अगर पेरेंट्स को हुआ है, ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ है, तो आप अलर्ट रहिए, कुछ है ऐसा? क्योंकि हम लेमन है सर, हमें कुछ नहीं पता इस मामले में। जी जी। बट सवाल आपके बहुत जानकारी वाले हैं, आई शुड एडमिट, आपके बहुत ही सटीक और टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। जी, देखिए, थैंक यू सर। बच्चों में अगर मेन थिंग है कि बच्चों में बड़ों से कैसे डिफरेंशिएट करें। बड़ों में तो इजी है, हमें पता है ये सब है। हम्म। बच्चों के केस में वी हैव टू गो विद द हिस्ट्री ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है सडन डेथ की, यंग प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, मतलब 35-45 साल में पिताजी को, दादाजी को हार्ट अटैक्स हुए, स्टेंट्स लग गए, बाईपास हो गए, मदर की साइड या फादर की साइड, या बच्चे में खुद ऐसे सिम्टम्स है जब वो जब नवजात था, गोदी में था, तो जो पीडियाट्रिशियन है उसने कहा कि इसके हार्ट में साउंड आ रही है, जिसे मरमर कहते हैं। हम्म। जब बच्चा दूध पीने में रुकता है, नीला पड़ता है, बेहोश होता है, पैरों में सूजन है, रेकरेंट उसको स्पेल्स होती है, मतलब नीले पड़ने की स्पेल्स होती हैं, तो ये जो खतरे की निशानियां है, ये पिकअप करना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के केस में माँ बाप को या उनके केयर टेकर्स को डॉक्टर के पास ले जाके बिठा के आधा घंटा 20 मिनट स्पेंड करना बहुत जरूरी है। इंडिया में इट इज लैकिंग सो मच। एडल्ट्स में अवेयरनेस नहीं है, एडल्ट्स में टाइम नहीं है, एडल्ट्स में पैसा खर्च करने का एक वो नहीं है, नजरिया नहीं है। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो बच्चा स्कूल में जिसकी डेथ हुई, अगर हम इसके पेरेंट्स या इसकी जेनेटिक हिस्ट्री, जीनियोलॉजी जिसे बोलते हैं, या फैमिली ट्री बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ कारण जरूर निकलेगा जिसमें हम रिग्रेट करें कि हमने शायद पहले देख लिया होता, कर लिया होता। वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जैसे स्पोर्ट्स में फुटबॉलर्स की या आर्मी में चेकअप्स होते हैं बिफोर दे कैन डू विगरस स्पोर्ट्स, वैसे ही स्कूल में भी एक एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग ECG या एक ऑस्कल्टेशन जो हम स्टेथो लगा के सुनते हैं, ये दो चीजें मस्ट है इन ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, बिफोर दे आर अलाउड टू प्ले स्पोर्ट्स, गो फॉर विगरस एक्टिविटीज। एंड एक ECG और ऑस्कल्टेशन अत्यंत जरूरी होना चाहिए। डॉक्टर ऋचा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। गर्मियां बहुत हैं इन दिनों, ये गर्मी सर पर चढ़कर बोल रही है, दिल पर भारी पड़ रही है। खाने पीने में फिलहाल क्या बदलाव करें जिनसे ये सब चीजें रिस्क कम हो? देखिए, अभी इस टाइम हमको अच्छे से हाइड्रेट होना है हर किसी को। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी हर किसी को पीना है। हार्ट पेशेंट को, जिनका दिल का फंक्शन ऑब्वियसली कम है, वो इतना पानी नहीं पी सकते, लेकिन नॉर्मल अगर जो कोई इंसान है जिसका हार्ट का फंक्शन अच्छी है, पंपिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसको कम से कम 3 से 4 लीटर दिन भर में पानी पीना है। सडन टेम्परेचर चेंज से बचिए, एकदम AC से बाहर एकदम से बहुत ज्यादा तेज गर्मी में ना जाएं। ऑब्वियसली लू से बचिए, जो एकदम वार्म वेदर है, वार्म इतनी तेज तेज हवाएं चल रही है, उससे बचिए। और खाने में भी ये है कि बहुत ज्यादा लिक्विड लिक्विड डाइट स्पेशली ज्यादा ले। आजकल बहुत अच्छे अच्छे जो फल आ रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, हेल्दी डाइट अपनाएं। एकदम बहुत तेज बस गर्मी में ना निकले। मैं और शुगर शुगर वाले आप स्पेशली दोनों का, अपने आप को डॉक्टर ऋचा, मेंटेन डॉक्टर करें, जो असित, आप हार्ट दोनों के का पेशेंट्स होते हैं, मैं स्पेशली बहुत बहुत हार्ट धन्यवाद फेलियर करता के हूं, क्योंकि पेशेंट, आपने आज शुगर कई के लोगों की पेशेंट, जान बचाने वाली उनमें जानकारी उसकी दी है। ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए नहीं था, ये कई लोगों की जान बचाने वाली जानकारी थी। और जो लोग दिन भर रील देखते हैं, एक बार किसी सर्टिफाइड डॉक्टर का CPR देने का तरीका भी YouTube पर या किसी प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए।
ये आपकी, आपके अपनों की, आपके आसपास किसी की जान बचा सकता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप घर पर उसको किसी हार्ड पिलो के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 इंच आपको छाती पर प्रेस करना होता है। तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, आपको फिंगर्स कैसे क्रॉस करने हैं, उससे सीखना है। किसी यूट्यूबर को मत देखिएगा, किसी सर्टिफाइड डॉक्टर की सीपीआर की वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आगे जाकर बहुत से लोगों की जान बचा सकती है। बाकी डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर असित, मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ आए इतने शॉर्ट टाइम में और आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमको दी। धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार में तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।